हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। तो कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास का ज़रूरत क्यों पड़ा, पहले वो समझते हैं, उसके बाद ये होता क्या है वो देखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास कहने का मतलब ये हुआ, अगर मान लेते हैं आप क्लास डिफाइन करते होंगे, कोई क्लास ए डिफाइन करते हैं। ओके, इसमें कुछ प्रॉपर्टी होगा, कोई कंस्ट्रक्टर होगा, कोई कंस्ट्रक्टर मान लेते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद एक और क्लास आपने डिफाइन किया बी नाम का, वो इसमें भी क्या है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और ये दोनों क्लास को उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप क्लास सी में इनहेरिट कर रहे हैं। क्लास सी में क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। तो अगर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो हम क्लास बनाए हैं, अगर उसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तब तो वो कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो कि वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, तो अगर हम इनहेरिट करते हैं तो वहाँ पे हमारा ज़रूरी हो जाता है कि हम उस जो हमारा कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसको भी कॉल करें पैरामीटर पास करके। अगर पैरामीटर पास करके आप कॉल नहीं करते हैं तो वहाँ पे एरर जनरेट होगा। इसलिए हम पढ़ते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को सॉल्व करने के लिए जो एरर आएगा, अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो कोई एरर नहीं आएगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे करके भी बताएंगे। अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है सभी में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस कंसेप्ट का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मेरा आ जाता है तब हमको ये पढ़ना जरूरी हो जाता है, कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। ओके, इसका नीड हमारा कहाँ है, जब हम इनहेरिट करते हैं तो वहाँ पे इनहेरिट में हमको पास करना पड़ता है, वहाँ पे इसका नीड है। तो अब समझते हैं इसका होता क्या है, उसके बाद इसको समझेंगे आगे। तो ये होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं गाइस। ओके, तो इसमें क्या बारे में लिखा गया है, क्या व्हेन देयर आर नो पैरामीटराइज के, जो हम अभी बोले हैं वही लिखा गया है, क्या व्हेन देयर आर नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन बेस क्लास। बेस क्लास में मेरा अगर कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर डिराइव्ड क्लास नीड नॉट टू बी अ कंस्ट्रक्टर, तो हमारा क्या है, डिराइव्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बनाने का नीड नहीं है। अगर मेरा इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे कंडीशन है, अगर मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है तो हमको डिराइव्ड क्लास में हमको कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाने का जरूरी ऐसा नहीं है जिसमें से ये वाला कंसेप्ट लगे। ओके, अदरवाइज अगर मेरा क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर डिराइव्ड क्लास टू हैव अ पास ए कंस्ट्रक्टर एंड पास द आर्गूमेंट ऑफ द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। जो हमने बोला वही है, क्या अगर मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, सिंपल जैसा नो काम चल रहा था वैसा ही काम चलेगा। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ जा रहा है तब क्या करेंगे, तब ये मैंडेटरी हो जाता है जो क्लास हमको इनहेरिट कर रहा है, जो क्लास इनहेरिट कर रहा है वो उसमें आर्गूमेंट पास करे ताकि वो मेरा कॉल हो। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है तो वहाँ पे हमको आर्गूमेंट देके पास करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। ओके, तो पहला लाइन क्लियर हो गया। दूसरा लाइन पे आते हैं, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। बेस क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर रहेगा वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, एंड देन कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास एग्जीक्यूटेड। पहले मेरा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद अगर हमें इस जो हमारा भी लिखा गया है इस पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो मेरा बेस क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, और जो मेरा डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। उसका अगला क्या है, इन द केस ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, जो लेवल बाय लेवल चलता है, ए बी को इनहेरिट कर रहा है, बी को सी जो है बी को इनहेरिट कर रहा है, तो ये इसको बोलते हैं क्या, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। इन द केस ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे जैसे इनहेरिट किया गया है वैसे वैसे एग्जीक्यूट करेगा, बस ये एग्जीक्यूट का सीक्वेंस बता रहा है और कुछ नहीं है। तो मल्टी लेवल में क्या है, जैसे जैसे वो इनहेरिट किया है वैसे वैसे एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या है, इन द केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या था, जैसे मल्टीपल लेवल में क्या था, मल्टी लेवल में क्या था, एक मेरा डिराइव्ड क्लास था और एक से ज़्यादा मेरा क्या था, बेस क्लास। तो इन द केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस बेस क्लास कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड इन द ऑर्डर इन विच दे आर अपियर इन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में जैसे रहेंगे, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे दो क्लास को आप इनहेरिट करते होंगे, तो जैसे यहाँ पे सी में हम इनहेरिट कर रहे हैं, सी में तो कॉलन लगाते हैं, उसके बाद क्लास का नाम देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट कॉमा लगा के फिर क्लास का नाम। तो जिसको आप पहले यहाँ पे लिखेंगे उसको वो क्या होगा, पहले कॉल होगा इन द केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, उसके बाद क्या है, द कंस्ट्रक्टर फॉर वर्चुअल बेस क्लास आर इन्वोक्ड बिफोर एनी नॉन वर्चुअल बेस क्लास। तो ये वर्चुअल बेस क्लास के बारे में लिखा गया है, वर्चुअल का यूज़ किया गया है। उसका क्या है, द कंस्ट्रक्टर ऑफ द डिराइव्ड क्लास रिसीव द इंटायर लिस्ट ऑफ वैल्यू एज इट्स आर्गूमेंट एंड पास देम ऑन टू द बेस कंस्ट्रक्टर इन ऑर्डर टू विच दे आर अपियर डिक्लेयर्ड इन डिराइव्ड क्लास। तो ये जो लाइन लिखा है ये हम सिंटैक्स जिसका समझ लेंगे तो ये लाइन आपको समझ में आ जाएगा। तो इस सिंटैक्स समझ लेंगे तो ये लाइन आपको समझ में आ जाएगा। उसका अगला क्या है, The base constructor are called and execute before executing the statement of the body of the derived class। derived class के body execute करने से पहले मेरा क्या होगा, बेस क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा।
ओके। तो ये जो आप इसका सिंटैक्स समझते हैं, तो सिंटैक्स समझेंगे तो आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब इसका सिंटैक्स समझते हैं, लिखने का सिंटैक्स कैसे लिखेंगे। ये सिंटैक्स आएगा तभी आप इसको लिख पाएंगे, नहीं तो एरर तो आएगा ही। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमको यहाँ पे करना है क्या, हमको एक क्लास बना लेते हैं, पहले ए, उसके बाद बी, उसके बाद हम सी में क्या करते हैं, यहाँ पे बस एग्जांपल लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ए को इनहेरिट कर रहे हैं और बी को इनहेरिट कर रहे हैं। सपोज करते हैं ए और बी को हम इनहेरिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखना है। तो डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जैसे सी है, तो सी का कंस्ट्रक्टर कैसे लिखेंगे, तो सी का कंस्ट्रक्टर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्लास का नाम और यहाँ पे आर्गूमेंट अगर है तो आर्गूमेंट लिखेंगे। तो वहाँ पे कैसे लिखना है वो बता रहे हैं। अगर डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है तो कैसे लिखेंगे, डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम और साथ में जो ब्रैकेट लगाते हैं वो लगाना है। उसके बाद आर्गूमेंट लिस्ट यहाँ पे देना है। आर्गूमेंट लिस्ट जो किस प्रकार से देना है, यहाँ पे डाटा टाइप के साथ लिखना है, विथ डाटा टाइप। डाटा टाइप ये ज़्यादा इतना टॉप चीज़ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे नॉर्मल क्या है, आप जैसे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर हम बना के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं आप सी क्लास मेरा क्या है, क्लास सी, और इसका कंस्ट्रक्टर आपको बनाना है। तो क्लास के यहाँ पे सी का कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, तो पहले तो पब्लिक लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको नहीं लिखते हैं, सी लिखिएगा। उसके बाद आर्गूमेंट लिस्ट देना है। आर्गूमेंट लिस्ट में क्या देना है, जो भी बेस क्लास था, जैसे क्लास ए और क्लास बी मान लेते हैं मेरा बेस क्लास था, और उसमें क्या था, ए और बी मेरा क्लास ए में क्या कर रहा था, क्लास ए में मेरा एक वेरिएबल था ए, इसमें एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। तो यहाँ पे कर देते हैं इंट, डायरेक्ट हम कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं, इंट एक्स, और यहाँ पे एक्स सप्लाई कर रहा था। ओके, और क्लास बी में क्या था, बी का कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे कर देते हैं इंट वाई, और यहाँ पे बी इक्वल टू वाई सप्लाई कर रहा था। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये कंस्ट्रक्टर में क्या ले रहा है, एक्स ले रहा है और यहाँ पे वाई ले रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको आर्गूमेंट लिस्ट देना है जो बेस क्लास में था मेरा वो। तो बेस क्लास में क्या है, एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, इंट ए डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, वेरिएबल ही था, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। और फिर दूसरा में क्या था, दूसरा कंस्ट्रक्टर भी था, दोनों क्लास को ये क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। दोनों क्लास को ये सी क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे इनहेरिट वाला लिख देते हैं कोड, दोनों क्लास को क्या कर रहा है, ये इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं ए और बी। ठीक है, वहाँ पे हम इनहेरिटेंस मोड नहीं दिए हैं, डायरेक्टली ए और बी को इनहेरिट कर रहा है। तो ए लिखोगे, एक्स वाला हो गया ये, और उसके बाद बी वाला लिखना है। ये जो बी का है ये भी मेरा क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो इसका भी यहाँ पे वेरिएबल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दे देते हैं इंट बी दे दिए। तो उसके बाद यहाँ पे जब भी मेरा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर हो जाएगा ख़त्म, जो भी बेस क्लास का जो भी मैं इनपुट ले रहा था वो अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। तो ये मेरा दो ही क्लास था, दो ही क्लास यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, दोनों का यहाँ पे दे दिए, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू लेगा वो लिखेंगे। तो डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर में मान लेते हैं सी ले रहा है वैल्यू, तो इंट सी कर देते हैं। ठीक है, इंट सी कर दिया, उसके बाद कॉलन लगाएंगे। अब इसका काम हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं इधर, ये समझने के लिए बस लिखे थे। ओके, एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बस अभी सिंटैक्स समझ लेते हैं। उसके बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद कॉलन लगा देते हैं। कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे हमको बेस क्लास देना है। बेस क्लास मेरा क्या था, ए था, तो ए दे देते हैं। और उसमें कौन सा वैल्यू जाएगा, ए वाला वैल्यू जाएगा, तो ए यहाँ पे लिख देते हैं। ये ऐसे नहीं लगेगा जैसे लाइक कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होता है वैसे। उसके बाद क्या है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद बेस क्लास जो भी था वो लिखेंगे। तो बेस क्लास मेरा बी था, उसमें कौन सा वैल्यू जाएगा, यहाँ से देखना है, यहाँ से कौन सा वैल्यू जाएगा, उसमें बी वाला वैल्यू जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बी। तो यही है सिंटैक्स और कुछ नहीं है। उसके बाद जैसे करते थे वैसे यहाँ पे इसका बॉडी दे देंगे। ओके, ये ज़्यादा कुछ नहीं था, बस समझने वाला चीज़ है। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल की ओर चलते हैं। ज़्यादा ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखेंगे। ओके गाइस, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या करेंगे, क्लास ए बनाएंगे, क्लास बी बनाएंगे, और क्लास सी में क्या करेंगे, सबको इनहेरिट करेंगे। सबको इनहेरिट करने के बाद क्या करेंगे, उसमें हम ये वाला कंस्ट्रक्टर था वो भी यहाँ पे अप्लाई करके देख लेंगे, क्योंकि ये क्या था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई था। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हमको बनाना पड़ेगा, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले क्लास एक डिफाइन करते हैं, क्लास ए, और उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं, इसका ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पहले वेरिएबल ए हम डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर में हम इंट एक्स लेंगे, और ए में क्या करेंगे, एक्स का जो भी वैल्यू है उसको सेट कर देंगे। ओके, उसके बाद इसका काम खत्म हो गया, क्लास ए का हो गया मेरा। उसके बाद क्लास बी डिफाइन करते हैं, क्लास बी, और उसके बाद क्लास बी उधर डिफाइन कर देते हैं क्योंकि हमको जगह चाहिए होगा थोड़ा सा इसलिए। तो क्लास बी हम इधर डिफाइन कर देते हैं, क्लास बी, और उसके बाद इसमें भी हम क्या करते हैं, पब्लिक। उसके बाद कॉलन लगा के इसमें वेरिएबल लेते हैं बी, और उसके बाद इसका भी कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, एक वेरिएबल लेके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, यहाँ पे वाई कर देते हैं। उसके बाद हम
बी में वाई का वैल्यू जो भी होगा उसको सप्लाई कर देंगे। उसके बाद एक और बना लेते हैं, उसको हम नीचे बनाते हैं। ओके, क्लास सी बनाते हैं जो कि क्या करेगा, इनहेरिट करेगा दोनों को। तो यहाँ पे हम एक बनाते हैं क्लास सी, और क्लास सी क्या करेगा, मेरा इनहेरिट करेगा। तो यहाँ पर पब्लिक लिख देते हैं। उसके बाद इसमें वेरिएबल ले लेते हैं एक सी, और यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है, और यहाँ पे पहले इनहेरिट करने वाला कोड भी लिखना होगा। तो इनहेरिट करने वाला कोड लिख देते हैं। क्या करना है, कॉलन लगाना है। उसके बाद यहाँ पे मोड लिखना है। मोड के बाद यहाँ पे क्या करना है, क्लास का नाम, कॉमा, फिर से मोड लिखना है, उसके बाद क्लास का नाम। ओके, अब क्या करेंगे, हमको जैसे यहाँ पे क्लास सी क्या कर रहा है, ए को भी इनहेरिट कर रहा है, बी को भी इनहेरिट कर रहा है। जब दोनों को इनहेरिट कर रहा है तो ये कंस्ट्रक्टर तो अपने आप कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर जब अपने आप कॉल होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे वैल्यू सप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू सप्लाई करने के लिए ये सिंटैक्स हमारा है। ये सिंटैक्स जैसे जैसे है वैसे ही यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे पहले सी लिखेंगे जैसे कंस्ट्रक्टर का लिखते थे वैसे ही। अब यहाँ पे आर्गूमेंट लिस्ट देना है विथ डाटा टाइप। तो डाटा टाइप हमको कौन कौन सा वैल्यू चाहिए, 2 को वैल्यू चाहिए होगा, एक क्लास ए के लिए, एक क्लास बी के लिए। तो यहाँ पे सिंपल, जरूरी नहीं है जिसका नाम सेम है वही, बस यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पी ले लेते हैं, इंट पी और इंट क्यू। हम ले लेते हैं ए के लिए पी, और ये जो बी के लिए है उसको क्यू ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद 2 हमको चाहिए था, 2 ले लिए। उसके बाद डिराइव्ड क्लास का जो भी क्लास सी का जो हमको अगर वैल्यू चाहिए तो वो ले लेते हैं, अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ले है तो ले लेते हैं। तो इंट यहाँ पे कर देते हैं क्या, सी के लिए वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे कर देते हैं के। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, कॉलन लगाना है, कॉलन लगा दिए। उसके बाद बेस क्लास का लिखना है। तो बेस क्लास कौन सा है, पहले ए लिख देते हैं, ए लिख देंगे। उसके बाद हमको आर्गूमेंट लिख देना है। तो आर्गूमेंट लिस्ट यहाँ पे कौन सा वैल्यू जा रहा है, इसमें पी वाला वैल्यू जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे पी। ठीक है, यहाँ पे विदाउट आर्गूमेंट, विदाउट डाटा टाइप, विदाउट डाटा टाइप। यहाँ पे ऐसा नहीं इंट ए इंट बी लिख दे, वैसा नहीं, यहाँ पे डाटा टाइप के साथ लिखना है, यहाँ पे विदाउट डाटा टाइप लिखना है। उसके बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद फिर अगला लिखना है बेस क्लास दूसरा का। तो बेस क्लास दूसरा का बी था, और यहाँ पे कौन सा वैल्यू जा रहा है, क्यू वाला वैल्यू जा रहा है। ये इसको आप इधर, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाली पी ए में जाना चाहिए, क्यू बी में जाना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। और उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में क्या करना है, हमको सी में कौन सा वैल्यू जा रहा है, अब जैसे नॉर्मल था वैसे ही लिखना है, बस ये लिखने का तरीका जानना था। उसके बाद जैसे कंस्ट्रक्टर में करते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर में करना है। तो सी में कौन सा वैल्यू जाएगा, के वाला वैल्यू जाएगा, तो के वाला वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। बस यहाँ पे ये समझिए। उसके बाद सिंपल जैसे कंस्ट्रक्टर था वैसे ही करना है, बस यहाँ पे लिखने का तरीका जानना है। ओके, जैसे अब सी में क्या चलेगा, क्या क्या वैल्यू चलेगा, तो यहाँ पे मेरा ये भी क्लास हो गया डिफाइन। ओके, तो ये ऐसे ही करके समझना था। अगर मान लेते हैं इसको हम इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये ध्यान देना है जब पी जाना चाहिए ए के साथ और क्यू जाना चाहिए बी के साथ। यहाँ पे डाटा टाइप के साथ लिखना है, यहाँ पे डाटा टाइप के साथ नहीं लिखना है। बस यहाँ पे डायरेक्ट आपके जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे वैसे ही करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हम पी में 5 देते हैं, तो यहाँ पे कैसे होगा, ए 5 कॉल होगा तो पी में क्या चल जाएगा, 5। तो पी में कौन पहुँच जाएगा, एक्स की जगह 5 चला जाएगा, वैसे कुछ होगा। ओके, और जैसे अब इसको हम कंस्ट्रक्टर को आपको जब कॉल करेंगे, मेन फंक्शन में आते हैं, जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे इंट मेन, जब हम कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करेंगे तो हम सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्लास सी का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं C1। अब यहाँ पे हम जैसे ही C1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा। क्यों, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है जो कि क्या कर रहा है, 3 पैरामीटर ले रहा है। तो 3 पैरामीटर ले रहा है तो हमको यहाँ पे 3 पैरामीटर इसको देना पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3 दे दिए। अब जैसे ही ये हमने दिया तो क्या होगा, पी में जाएगा 1, क्यू में जाएगा 2 और के में जाएगा 3। तो पी में गया क्या, पी में गया 1, तो पी में गया 1 मतलब ए में गया 1, तो ए में गया 1 मतलब एक्स में गया 1, तो ए में चला जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा 2, तो बी में क्या जाएगा, क्यू में क्या जाएगा 2, तो क्यू में 2 गया तो बी में क्या गया 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो बी में 2 चला जाएगा। और इसके बाद तीसरा का क्या है, के लिए, तो के चला जाएगा सी में। ओके, इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो ये था मेरा क्या, डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं वो। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं कुछ डाउट है तो उसको हम प्रैक्टिकल वाला में जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।